NMN Dark Corridors. Hello and welcome back dear listeners to another chilling episode of NMN Dark Corridors. मैं गौरव हूँ आपके साथ और आज सुनाऊंगा एक सच्ची डरावनी घटना। कभी आपने नोटिस किया है कि हम जब भी कोई कहानी सुनते हैं स्पेशली डरावनी तो हमें लगता है कि यह पॉसिबल नहीं है, ये तो सिर्फ बातें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। पर हम ये सोचने के लिए एक मिनट भी नहीं रुकते कि दुनिया के हर एक शब्द का मतलब है, हर एक कहानी के पीछे कुछ सच्चाई है और ऐसी अनेक चीजें हैं जो हमारी समझ के बाहर है। ऐसी एक कहानी है जो हमें राजेश ने सेंड किया है, जिसे समझना, जिसमें यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कहानी ऐसी है कि इसे सुनते ही आपको डर भी लगेगा और हो सकता है आपके मन में कई सवाल भी आए। तो आइए शुरू करते हैं राजेश के लेटर से। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है हमारी ये स्टोरीज। दुनिया में तरह तरह के काम हैं, कुछ जो हर कोई करना चाहता है और कुछ जो कोई नहीं करना चाहता। मेरा काम कुछ ऐसा था जो कोई नहीं करना चाहता था। मैं भूतों से बात करता हूं। सुनने में अजीब है ना, पर सच है। सिर्फ एक शख्स है जिसे मेरी इस काबिलियत पे, मेरे इस काम पे यकीन था और आज वही इस दुनिया में नहीं है। पर मैं दुखी नहीं, क्योंकि वो आज भी मुझसे बात करता है। बस फर्क इतना है कि अब वो हमारे साथ नहीं, कहीं दूर एक ऐसी दुनिया में है जहां ना वक्त है ना सही गलत, बस एनर्जीज है, कुछ बहुत ही डरावनी एनर्जीज। मेरा दोस्त अमित एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर था। यूट्यूबर के साथ साथ वो एक बहुत ही होनहार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी था। वो ऐसी जगहों पे जाता था जहां जाने से सब डरते थे, ऐसी डरावनी जगह जहां भयानक और दर्दनाक राज छुपे हुए थे। वो ऐसी जगहों पे जाके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करता था, देखता था कि वहां सच में कुछ है या बस लोगों का वहम है। अमित दुनिया के अलग अलग कोने में जाके ऐसी इन्वेस्टिगेशंस कर चुका था जिसे उसे पूरी दुनिया में पहचान और प्यार मिला। उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे, उसके हर वीडियो पे लाखों व्यूज आते थे। शायद यही उसकी मौत का कारण बना। मैं अमित के साथ ही काम करता था, बस फर्क इतना था कि मैं उसके वीडियोस में नहीं आता था। मैं उसके साथ उस हर जगह पे जाता था जहां पे भूत होने की आशंका हो, जहां अनेक कहानियां हो, डरावनी कहानियां। वहां जाके मैं अपना काम करता था, भूतों से बात करता था और उनकी कहानियां जानने की कोशिश करता था। और अमित अपना काम करता था, इन्वेस्टिगेशन करता था। हम दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, अब भी है। पर जब हमने ये काम चालू किया, लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी चालू कर दी कि मैं अमित के लिए सही नहीं हूं, उसे भटका रहा हूं, अमित को मेरे साथ नहीं रहना चाहिए वरना वो भी मेरी तरह बातें करने लगेगा, ये सब। पर अमित ने किसी की नहीं सुनी। उसने मेरे साथ भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करने का, उनका राज सुलझाने का काम चालू रखा। पहले हमें कुछ मुश्किलें आई, पर धीरे धीरे हमारा ये यूट्यूब चैनल बहुत ग्रो कर गया। क्योंकि अमित ही उन वीडियोस में दिखता था, इसलिए लोग अमित के फैन बन गए। अमित को भी ये अटेंशन बहुत पसंद आता था। वो खुश था, वो चाहता था कि ये कभी बंद ना हो, कि उसका ये फेम कभी कम ना हो।
इसलिए वो ऐसी ऐसी जगहों पे जाने की जिद करने लगा जहां जाना सही नहीं था, जहां पे कुछ ऐसी आत्माएं, ऐसे साए थे जो इस दुनिया की समझ से परे थे, जो इतने खतरनाक थे कि अगर वहां कोई जाएगा वो वापस नहीं आ पाएगा। जब हमारे व्यूज थोड़े कम होने लगे, अमित की बेचैनी बढ़ने लगी, और इसी बेचैनी और शोहरत के भूख ने उसे कुछ ऐसा करा दिया जिसके लिए मैंने हजारों दफा मना किया था। एक दिन हमारे पास एक केस आया, धनबाद के सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल का केस। एक ऐसा पुराना हॉस्पिटल जो सालों से अपनी अजीबोगरीब घटनाओं और भूतिया कहानी के लिए मशहूर है। यह हॉस्पिटल सालों पहले बंद हो गया था। अब बस कुछ ही फ्लोर्स पे यहां थोड़े बहुत वार्ड्स हैं जो अब भी चालू है। उनमें से एक वार्ड है इस हॉस्पिटल के दूसरी मंजिल पे। ऐसा कहते हैं कि जो भी दूसरी मंजिल के इस वार्ड में एडमिट हुआ है कभी वहां से बाहर नहीं आया, वही बस के रह गया है। उस वार्ड का हर मरीज कोमा में है और उनका जिंदा शरीर धीरे धीरे सर रहा है, पर उनकी आंखें जब भी खुली है मानो अपनी जान को धीरे धीरे अपने शरीर से जाते हुए देख रही हो। इस वार्ड पे जाने की परमिशन किसी को नहीं है। जितना भी स्टाफ है, चाहे वो नर्सेस हो, सफाई कर्मचारी हो, उस वार्ड में सिर्फ 30 मिनट्स के लिए जाते हैं, बस दोपहर के 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक। और इस वक्त के बाद किसी को उस वार्ड में जाने की इजाजत नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उस हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि उन्हें इस वार्ड में फुसफुसाने की आवाजें आती है, लोगों के हंसने की, बातें करने की आवाजें आती है। और कभी कभी तो चलने की भी आवाजें सुनाई देती है। इस हॉस्पिटल के लोग इस वार्ड के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। उनमें से एक था नरेश, जो पहले इसी हॉस्पिटल में काम करता था। उसका काम था इस वार्ड की सफाई करना। एक दिन वो हमें नशे की हालत में कॉल करता है और बोलता है, मेरे पास एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो तुम्हें लाखों कमा के दे सकती है। देखो, मैं कहानी तुमको बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे तुमको पैसा देना होगा, उसके बाद ही मैं ये कहानी बताऊंगा। चैनल पे गिरते व्यूज और अपनी बढ़ती निराशा के चलते अमित नरेश की बात मान गया। वो उसे पैसे देने को तैयार हो गया और अगले दिन हम नरेश से वार्ड नंबर 13 की कहानी सुनी। नरेश ने हमें बताया, ये तो सब जानते हैं कि इस हॉस्पिटल में कुछ राज छुपे हैं, कुछ लाशें दबी है और उनकी रूह अब भी यही है, पर पूरी सच्चाई कोई नहीं जानता। मैं वार्ड 13 में सफाई का काम करता था। जब मुझे ये नौकरी मिली, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए इसका इतिहास जानते हुए भी लोगों के मना करने के बावजूद मैंने ये काम ले लिया। हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे, चाहे मैं या कोई और, सिर्फ आधे घंटे के लिए ही उस वार्ड में जा सकते थे, वह भी सिर्फ 3 से 3:30 के बीच में। इसके पीछे का कारण यह था कि रात के 3 बजे जब लोग कहते हैं कि भूतों का जोर सबसे ज्यादा होता है, उसका विपरीत होता है। फिर भी जितने भी लोग इस वार्ड में जाते थे, उनके साथ बहुत अजीब चीजें होती थी। वार्ड में जाते ही हमारा सिर भारी होने लगता था। हम जानते थे कि उस कमरे के सारे मरीज कोमा में हैं, फिर भी हमें लगता था कि उनकी आंखें हमारा पीछा कर रही है, हमें घूर रही है। कई बार मैंने और मेरे कई साथियों ने उस कमरे में हंसने की, चीखने की आवाज भी सुनी। मंद मंद सी आवाजें जो कमरे में नहीं, बस हमारे कानों में सुनाई पड़ती थी। आज तक वहां कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसने 3 महीने के अंदर अंदर वो नौकरी छोड़ ना दी हो। जिसने भी आज तक वहां काम किया है, उन सब के साथ बहुत अजीब चीजें हुई है। कुछ लोग बिना किसी वजह के बीमार पड़ गए, कुछ पागल हो गए और कुछ तो मर भी गए। मैंने भी वहां सिर्फ 2.5 महीने ही काम किया था। वहां से काम छोड़ने के बाद जब मैं अपने घर लौटा, मेरे साथ भी ये चीजें होने लगी। मुझे हर रोज उस वार्ड का
सपना आने लगा। उस वार्ड के सारे मरीज जिन्हें मैंने सिर्फ बेजान एक बिस्तर पे देखा था, वो मेरे सपनों में मुझे अपने पास बुलाते थे, अपने बिस्तरों पे बैठे हुए एक अजीब सी हंसी के साथ अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए। मैं ये कहानी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप इसे दुनिया के साथ बांटो और मेरे जैसा कोई और उधर गलती से भी काम करने ना चले जाए। मैं चाहता हूं वो हॉस्पिटल बंद हो जाए, इससे पहले कोई और मासूम अपनी जान गंवाए। ये पैसे भी मैं आपसे सिर्फ इसीलिए मांग रहा हूं ताकि मैं इस हॉस्पिटल से दूर, अपने घर से दूर, इस पूरी दुनिया से दूर कहीं जाके एक नई शुरुआत करूं, जहां वर्ड 13 की वह आत्माएं और शक्तियां मुझे ढूंढ ना पाए। यह पहला केस नहीं था जो हमने लिया था। इससे पहले हजारों केस आए थे हमारे पास, एक से बढ़कर एक, जिन्हें सुनकर ही रूह कांप जाए। फिर भी हमने वो केस लिया था। कोई भी केस लेने से पहले मेरी क्षमता और हमारी टीम की मदद से हम कुछ पूजा करते थे, कुछ मंत्र, कुछ सिद्धियों की मदद लेते थे, हमें किसी भी बुरी शक्ति और आत्मा से बचाने के लिए। इस केस से पहले भी हमने वही प्रोसेस करना चाहा, पर उस पूरे दिन सब गलत होता रहा। हमारी टीम के एक मेंबर का एक्सीडेंट हो गया। मेरे हाथ में बंदी माला हमारी पूजा के दौरान बिना किसी के छूने से ही टूट के बिखर गई। हमारे ऑफिस के हर कमरे की बत्ती टिमटिमाने लगी, जैसे कोई हमें खतरे का संकेत दे रहा हो, हमें बता रहा हो कि बस रोक दो यही, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये सब देख के हम सब बहुत डर गए। मैंने अमित को समझाया कि यह केस लेना सही नहीं है। जिंदगी में पहली बार अमित ने उस रात मुझसे झगड़ा किया। उसने मेरी एक नहीं सुनी, बोलने लगा केस ना ले, तुम जानते भी हो यह वीडियो हमें कितना वायरल कर सकता है। हमारे व्यूज तो पहले से ही बहुत कम है। अगर हम ये वीडियो एक बार बना ले तो सब सही हो जाएगा। तुम डरो मत, हम कल फिर से कोशिश करेंगे और जब सब कुछ सही लगेगा तब वहां जाएंगे। पर मैंने भी अमित की नहीं सुनी, साफ साफ इनकार कर दिया जाने के लिए। मेरे बिना अमित वहां नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर भूतों से ही बात करने के लिए कोई नहीं होगा तो इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरा अमित को मना करना अमित को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझसे लड़ने के बाद वो अपने घर चला गया। पर ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा था, क्योंकि सच कुछ और ही था। अमित मेरे बिना, हमारी टीम के बिना धनबाद चला गया अकेले। और जब तक मुझे यह बात पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 20 तारीख 2018 यह था वो आखिरी दिन जब मैंने अमित को देखा था। जब हमारी लड़ाई के बाद वो धनबाद चला गया था अकेले। अगले दिन मैंने उसको कॉल करने की कोशिश की। मुझे लगा वो मुझसे नाराज होने की वजह से मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। पर जब 3 दिन तक अमित ना तो ऑफिस आया, ना ही उसने किसी का कॉल उठाया, तब हम उसके घर गए। वहां हमें मिली अमित की लाश बिस्तर पे। वो बिस्तर पे लेटा हुआ था, मानो जैसे सो रहा हो, पर उसकी आंखें खुली थी। उसके चेहरे पे ना कोई शिकन थी, ना ही कुछ और भाव। पुलिस तुरंत उसकी बॉडी को ले गई। सारे एग्जामिनेशंस के बाद यह पता लगा कि अमित को ब्रेन स्ट्रोक आया था, पर मैं जानता था कि यह सच नहीं है। बात कुछ और ही थी। इसलिए 23 तारीख 2018 जिस दिन हमें अमित की बॉडी मिली, उस दिन की रात 3 बजे मैंने अमित से बात करने का फैसला किया। अमित के घर पे ही मैंने अमित से बात करने की कोशिश की। अमित अकेले रहता था, उसका पूरा परिवार यहां से घंटों दूर रहता था। इसलिए आज ही सही वक्त था अमित से बात करने का, क्योंकि कल सब लोग यहां आ जाएंगे। किसी भी आत्मा से बात करने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। या तो आप उसे जानते हो, या आप ऐसी जगह हो जहां वो रहता था। मैं अमित को जानता भी था और ये उसका घर भी था। मुझे इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिल सकता था। इसलिए सबके जाने के बाद मैं वहीं रुक गया। जैसे ही घड़ी में 3 बजे मैंने अमित से बात करने की कोशिश चालू कर दी। अभी कुछ 2 ही मिनट हुए थे कि मुझे एहसास हो गया कि अमित यही है मेरे पीछे। मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकता था,
इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी और धीरे धीरे कुछ ही सेकंड के अंदर मुझे अमित का चेहरा दिखाई दिया। एक बेजान शरीर से निकली हुई सहमी हुई सी अमित की आत्मा अब मेरे आगे खड़ी थी। अब भी उसके चेहरे पे ना कोई शिकन थी, ना ही कोई और भाव, पर उसकी आंखें वैसे ही खुली हुई थी, डरी हुई, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था। मुझे देखकर भी उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं आया, मानो जैसे पता था कि मैं उससे बात करने की कोशिश जरूर करूंगा। मैंने जब अमित से बात करनी चालू की, उसने मुझे वो बात बताई जिसका मुझे डर था। उसने मुझे उस रात की कहानी बताई जब वो धनबाद के हॉस्पिटल के वार्ड 13 में गया था। उसने मुझे उस दिन जो भी बताया मैंने वो रिकॉर्ड किया। 20 तारीख को हमारी लड़ाई होने के बाद मैं तुरंत धनबाद के लिए निकल गया। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें यह साबित कर सकूं कि वहां जाने में कोई खतरा नहीं है तो तुम मेरे साथ धनबाद इन्वेस्टिगेशन के लिए जाओगे। इसलिए मैं बस एक कैमरा और फ्लैशलाइट लेकर निकल गया। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर जाना इतना भी मुश्किल नहीं था। वह सिर्फ एक चौकीदार था और वह भी हॉस्पिटल के काफी दूर बैठा था। मुझे अंदर जाते देख उसने मेरा पीछा तो किया, पर जैसे ही मैंने हॉस्पिटल के अंदर कदम रखा वह वहीं रुक गया, बिना हिले, बिना कुछ कहे, बस मुझे अंदर जाते देखता रहा, जैसे शायद वो पहले से ही जानता था कि आगे क्या होने वाला है। मुझे उम्मीद थी कि हॉस्पिटल में मुझे काफी लोग मिलेंगे, काफी तकलीफ होगी सेकंड फ्लोर पे वार्ड 13 में जाने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं था। वहां कोई नहीं था। मैं सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा और सामने ही वार्ड 13 था। मैंने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू कर दी, ये सोच के कि बस तुम्हें दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा और फिर अगले दिन हम पूरी टीम के साथ यहां आ जाएंगे। मैं जैसे ही उस वार्ड में गया मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा। वहां की हवा ही अलग थी, कुछ भारीपन था उस कमरे में। थोड़ी ही देर में मेरा सर दर्द होने लगा, पर व्यूज और शोहरत के लालच में मैं इसमें से किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है, क्योंकि मैंने नरेश की कहानी सुनी थी, इसलिए अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है शायद। पर मैं गलत था। मैंने वहां देखा कि वहां का हर बिस्तर गिरा हुआ था, हर बिस्तर पर एक इंसान लेटा था, पर वो इंसान कम मुर्दा ज्यादा लग रहा था। उनमें से कुछ के शरीर पे कीड़े चल रहे थे, पर हैरानी की बात तो ये थी कि वो सब अभी भी जिंदा थे। मैंने उनमें से कुछ लोगों के पास जाने की कोशिश की। तब मैंने ध्यान दिया कि नरेश सही कह रहा था। वो सब कोमा में तो थे, पर उन सब की आंखें खुली थी और उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। एकदम बेजान थे वो सब। मैं ये सब देख ही रहा था कि मेरे सर का दर्द बहुत बढ़ने लगा। एक अजीब सा ही भारीपन आने लगा शरीर में, जैसे कोई मेरे शरीर को खींच रहा हो। मेरे हाथ से कैमरा भी गिर गया और जब मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो मेरे हाथ ही नहीं चल रहे थे। इतने में ही मुझे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। पहले वो हंसता हुआ मेरी आंखों के सामने से गुजर जाता है और फिर ना जाने कहां से एकदम से मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? इससे पहले मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, मुझे हंसने की आवाज आने लगती है। मैं बहुत मुश्किल से जब अपनी नजर घुमा के देखता हूं तो वो सारे लोग जो अब तक बिस्तरों पे लेटे थे अब अपने बिस्तरों पे बैठे हुए दिखते हैं और सब मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। एक बहुत ही अजीब डरावनी सी मुस्कुराहट। मेरा शरीर हर पल के साथ भारी होने लगा था, जैसे मैं किसी दलदल में फंस गया हूं और किसी चीज का बहुत भार है मुझ पर। कुछ ही सेकंड के अंदर मैं वही गिर जाता हूं। मेरे हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे थे और वो सारे लोग अपने बिस्तर से उठकर मेरी ओर आने लगते हैं। इतने में ही मैं बेहोश हो जाता हूं। जब मेरी आंख खुलती है
तब मैं उसी वर्तेरा के बिस्तर पे एक मरीज की तरह लेटा हुआ था। मेरी आंखें खुली थी, मैं सब देख पा रहा था, फिर भी मैं हिल नहीं पा रहा था। जैसे मुझे कैद कर लिया हो मेरे ही शरीर में। कुछ घंटे बीत गए। मैं चिल्लाता हूं, कोई है, मुझे बचाओ, कोई है, कोई है। मैं चिल्लाता हूं पर किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं देती है। फिर एकदम से एक नर्स मेरे बिस्तर के पास आती है। वो एक गीले कपड़े से मेरे चेहरे को साफ करती है और तब अचानक से आवाज ऐसे, मैं उस कैद से आजाद हो जाता हूं और मैं देखता हूं कि मैं वापस यहां अपने घर आ चुका हूं। मेरा शरीर मेरे बिस्तर पे बेजान पड़ा है, मेरी आंखें खुली है पर मैं मर चुका हूं। जब मैं अपने शरीर में जाने की कोशिश करता हूं तो मेरी नजर मेरे बिस्तर के पास घड़ी में पड़ती है। दोपहर के 3 बज रहे होते। आधे घंटे तक मैं यही अपने घर में चिल्लाते हुए, तड़पते हुए, परेशान होते हुए बस यही सोचता रहता हूं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तभी मुझे एक खिंचाव महसूस होता है और किसी तूफान की तरह मैं वापस उसी वर्तेरा में खींचा चला जाता हूं जहां मेरी आत्मा किसी और के शरीर में फंसी हुई है। 3 दिन से यही हो रहा है। हर रोज, हर पल मैं वर्तेरा के किसी शरीर में कैद रहता हूं, पर ना जाने कैसे सिर्फ दोपहर के 3 से 3:30 के वक्त में वापस अपने शरीर के पास आ जाता हूं। मैं 3 दिन से इंतजार कर रहा था तुम्हारा कि तुम कब आओगे, कब मुझे इस बेदर्द कैद से आजाद करोगे। मैं इस वर्ड की मिस्ट्री अब समझ गया हूं। यह जो आता है कैद होकर रह जाता है, कुछ अपने शरीर में और कुछ किसी और के शरीर में। सालों से यह हजारों आत्माएं कैद है। उन सबकी चीखें, उनकी बातें हर सेकंड, हर रोज सुनाई दे रही है मुझे। बस 3 से 3:30 इस वक्त जब यहाँ काम करने वाले लोग इन पेशेंट्स की देख रेख और सफाई करने आते हैं, बस इसी वक्त तुम इस कैद से दूर जा पाते हो। मेरा शरीर मेरे घर कैसे पहुंचा, मैं उधर क्यों जा पा रहा हूं, मैं वहां कब तक जा पाऊंगा, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। पर तुम जान सकते हो। मुझे आजाद करो, मुझे बचाओ, इस कैद से बचाओ। सिर्फ इतना ही कह पाया अमित मुझसे। इससे पहले कि वो मुझे कुछ और बता पाता, वह वहां से गायब हो गया, फिर से किसी तूफान की तरह। अगले ही दिन 24 तारीख को अमित के घर वाले आ गए। उन्होंने अमित की अंतिम संस्कार का काम करवाना शुरू कर दिया। मैं वहां से उसी दिन चला गया, अमित को उसकी कैद से आजाद करने का तरीका ढूंढने। अमित के शरीर के मिलने के 2 दिन के अंदर ही यह खबर फैल गई कि अमित, जो एक बहुत मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, अब मर चुका है। टीवी, यूट्यूब, न्यूज़पेपर्स, हर जगह यह न्यूज़ वायरल हो गई। पुलिस वालों ने अमित के घर की तलाशी ली तो उन्हें वो कैमरा भी मिल गया जो अमित धनबाद लेके गया था। उस कैमरे की रिकॉर्डिंग्स काफी खराब हो चुकी थी, फिर भी कुछ वीडियोस बची थी अमित के हॉस्पिटल वार्ड में जाने की, वहां गिरने की और उस बच्चे की आवाज की जो अमित से पूछता है, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? यह रिकॉर्डिंग्स पुलिस के हाथ लग गई, जिसके बाद खबर आई कि अमित की आखिरी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ने ही उसकी जान ले ली। उसका काम, जो भूतों की एग्जिस्टेंस प्रूव करना था, उसकी मौत का कारण बन गया। बहुत लोगों ने अलग अलग बातें की। कुछ लोगों ने कहा कि वो टेप्स नकली है जो अमित की मौत के बाद बनाई गई है, तो कुछ लोगों ने कहा कि अमित ने अपनी जान दुनिया के सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल में जाके गवा दी। मैंने अपना सबसे अजीज दोस्त को खो दिया, पर मैंने आज तक हार नहीं मानी। आज भी, इतने सालों के बाद भी, मैं हर रोज अमित से बात करने की कोशिश करता हूं,
पर अब अमित की आत्मा मुझसे बात करने सिर्फ दोपहर के 3 से 3:30 के बीच आती है, क्योंकि अब उसके पास लौटने के लिए उसका शरीर नहीं है। मैंने पहले के कुछ महीने बहुत कोशिश की कि मैं अमित को उस कैद से आजाद कर पाऊं। मैं उस हॉस्पिटल के वार्ड 13 में दोपहर के 3 से 3:30 के बीच गया भी, उस शरीर को देखने जिसमें अमित की आत्मा कैद है, पर इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। आज भी अमित उधर कैद है, उन अनेक मासूमों के साथ जो विवाह सालों से किसी के इंतजार में है, किसी ऐसे के इंतजार में जो उन्हें वहां से बचा ले, पर वो नहीं जानते कि इनको कोई नहीं बचा सकता। अब बस वो एक कहानी है, एक डरावनी कहानी, जिसे सुन के लोग डरते भी हैं, पर कुछ ही वक्त में भूल भी जाते हैं। उन सबको मुक्ति दिलाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, धनबाद के उस हॉस्पिटल को बंद करवा देना। इसलिए आज मैं ये कहानी सबको सुना रहा हूं, इस उम्मीद में कि जब तक वो हॉस्पिटल बंद नहीं होता तब तक लोग उसकी ये कहानी याद रखें और वहां जाने की हिम्मत कभी ना करें, क्योंकि जो वहां जाता है वही का होकर रह जाता है। Oh my God, oh my God, oh my God, what a story it was. Outstanding, outstanding. आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी? कमेंट करके बताइए। राजेश की ये कहानी पढ़ के मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। आई एम श्योर मेरी तरह आपके मन में भी कई सवाल होंगे। क्या सच में इतने हॉन्टेड हॉस्पिटल्स एग्जिस्ट करते हैं? क्या सच में कोई भूतों से भी बात कर सकता है? अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जरूर भेजें हमको, सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका जवाब तो पूरी श्योरिटी के साथ किसी के पास नहीं है, क्योंकि अगर मानो तो भगवान भी है, शैतान भी है, इंसान भी है और एलियंस भी, पर अगर नहीं मानो तो फिर कुछ भी नहीं। खैर, आज का ये सेशन यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और ऐसी और कहानियां सुनने का शौक है तो हमें जरूर फॉलो करें और हमारे साथ इन कहानियों के रोमांचक सफर पे बने रहे। आप सुन रहे थे एनिमल डार्क कॉरिडोर्स गौरव के साथ। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।